नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे हैं और इस कक्षा 12वीं के इतिहास के हमने 3 पाठ पूरे कर लिए। ये पाठ 4 है, अध्याय 4 है, ठीक है। तो अभी तक आपने अध्याय तीनों नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। आपके जो क्लास में बुक चलती है इसका नाम ये है भारत का इतिहास, ठीक है। अभी अगर आपका जो सिलेबस है वो अगर चेंज होता है तो आप निश्चित रहिए, हम आपके नए सिलेबस की भी कक्षाएं लगाएंगे, लेकिन अभी तक यही है, ऐसी कुछ जानकारी अभी तक नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज होगा, ठीक है। अगर होता है तो वो देखते हैं, लेकिन अभी आपके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है तो आप ये पढ़िए, ठीक है। ये जो आप पढ़ोगे ये आपके आगे भी बहुत जगह काम आएगा, लगभग सभी जगह, ठीक है। तो अध्याय 4 है और अध्याय 4 का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। इसमें आपको क्या है कि विस्तार से पढ़ने को मिलता है। अगर आप पढ़ोगे गाइड वगैरह तो उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ फैक्ट मिलेगा कि इसके साथ युद्ध हुआ, इसकी विजय केवल ये, लेकिन आपको जो युद्ध किस प्रकार हुआ वो पूरा जो दृश्य है वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्लासों में विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो ये जो अध्याय है ये भी 10 नंबर का है, अध्याय 3 भी 10 नंबर का था। और अगर आप इस सभी की PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको PDF नोट्स भी मिलेगी। आपको अगर कोई समस्या है, कोई सवाल पूछना है तो वहाँ आपको मेरे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और आप कमेंट भी ज़रूर करें, मैं कमेंट का भी ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं अध्याय 4। तो अध्याय 4 में सबसे पहले अरब आक्रमण, जो अरब देश से भारत पर आक्रमण हुए हैं उनको हम इस अध्याय में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विश्व के किसी भी देश ने अरब तथा तुर्कों के आक्रमण का इतना लंबा, दृढ़ और सफल मुकाबला नहीं किया जितना मध्य युग के हिंदुस्तान ने किया। भारत ने जो मध्यकाल में अरब का आक्रमण हुआ, इतना भयंकर आक्रमण जिसका सामना अन्य किसी भी देशों ने न किया हो, सिर्फ भारत ने ही, हिंदुस्तान ने किया। ये मध्यकाल की बात है। एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप के अनेक देशों ने अरबों के आक्रमणों के आगे कुछ ही वर्षों में घुटने टेक दिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको चाहूँ तो इसको एक लाइन, 1 लाइन फैक्ट में मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि आप 12वीं में पढ़ रहे हो और आपका एग्ज़ाम लिखित होगा। तो अभी आपका एग्ज़ाम ऐसा तो नहीं कि जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं ऑप्शनल ऐसे होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको सब कुछ कॉपी में लिखना पड़ता है, और लिखना भी कैसे पड़ता है, विस्तार से लिखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको इस प्रकार नोट से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जो लिखने की भाषा है, लिखने की कला है, जो तरीका है उत्तर लिखने का, वो भी लैंग्वेज आप सीख सको, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आपको आ जाए अरब आक्रमण के बारे में तो हूबहू इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। इसलिए मैं इस प्रकार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पढ़ते हैं। अरबों ने सर्वप्रथम सीरिया पर आक्रमण किया। एक वर्ष 635 से 36 ईस्वी में ही राजधानी दमिश्क ने आत्मसमर्पण कर लिया। तो सीरिया पर आक्रमण किया तो सीरिया ने तो एक वर्ष में ही आत्मसमर्पण कर लिया अरबों के सामने। इराक का भी पतन बिना युद्ध के ही 636 ईस्वी में हो गया। तो ईरान और सीरिया ने तो घुटने टेक दिए। अब 637 ईस्वी में कैसेडिया के प्रसिद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर ही अरबों का फारस के संपूर्ण विशाल साम्राज्य पर अधिकार हो गया, और 642 से 50 ईस्वी के दौरान उन्होंने मध्य एशिया को जीत लिया। 643 ईस्वी में अरब सैनिक भारत की सीमा तक पहुंच गए हैं। अब देखिए भारत में एंट्री होती है। 711 ईस्वी में सेनापति तारिक ने स्पेन के राजा राड्रिक को पराजित किया, किंतु सिंध ने 75 वर्षों तक सफल प्रतिरोध किया। अब भारत पर अरब आक्रमणों के कारण। अभी देखिए,
अगर कोई आक्रमण करता है किसी देश के ऊपर या किसी राज्य या साम्राज्य के ऊपर, तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन कारण अवश्य होते हैं। तो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनके भी कारण रहे होंगे। तो अब हम उन कारणों को पढ़ते हैं। तो पहला है, इस्लाम ने अरब वासियों को संगठित कर उनमें गजहबी प्रचार की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न करती थी। अन्य देशों की तरह भारत में भी इस्लाम के प्रचार के उद्देश्य ने इन्हें आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। तो वो चाहते थे कि हम भारत में जाएं, वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करें, वहाँ पर हिंदुओं को इस्लाम होने की मतलब भावना, उनमें इस्लाम होने की भावना जगाएं, अपने धर्म का प्रचार करें। पहले और महत्वपूर्ण, ठीक है, अगर आपको कारण पूछे तो आप भले अरब हो, हूण हो, कुछ भी हो, अगर बाहर से भारत में आक्रमण होता है तो आक्रमण के कारणों में ये कारण प्रमुख आएगा कि अपने धर्म का प्रचार करना। ठीक है, तो अब अरबों का धर्म इस्लाम था तो उन्होंने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत में आक्रमण किया। पहला कारण आपका ये हो गया। ठीक है, आपको ये लिखना है, अगर सवाल आए तो ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अगला है, खलीफा इस्लामी जगत का महजबी प्रमुख ही नहीं अपितु राजनीतिक अधिकारी भी होता था। ऐसे में साम्राज्य विस्तार की भावना होना भी स्वाभाविक था। यानी कि उनका जो धर्म का जो अधिकारी होता था वह इस्लामी जगत का केवल वो, मतलब ये ऐसे नहीं कि वो धर्म का अधिकारी है, वो राजा भी होता था। तो उसके मन में साम्राज्य विस्तार की भावना भी थी कि साम्राज्य भी विस्तार करना है। अब वो धर्म का महत्वपूर्ण इंसान था तो समझो उसको अपने धर्म का भी प्रचार करना है। ठीक है, तो दो कारण हो गए। अगला कारण, अरब वासी भारत की आर्थिक समृद्धि से परिचित थे, वे यहाँ आक्रमण कर धन प्राप्त करना चाहते थे। तो महत्वपूर्ण और प्रथम तीन कारण है कि वह अपने धर्म का प्रचार करना चाहता था, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। ये आपको लगभग सभी में कॉमन है, ये पॉइंट कॉमन है। आपको मतलब ऐसे उत्तर बनाना है कि अगर आ जाए कि आक्रमण के कारण, तो आप लिख दीजिए उसमें कि अगर बाहरी आक्रमण है विदेशों तो धर्म, अगर किसी राज्य पर आक्रमण करता है तो ये तो आपको लिखना है कि साम्राज्य विस्तार की भावना और धन प्राप्त करना। तो अभी अरबों का कारण पढ़ रहे थे, अरबों में पहला कारण तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दूसरा कारण आपके हो गया कि साम्राज्य विस्तार की भावना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, और तीसरा हो गया कि आपको पता है कि भारत को प्राचीन में सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उनको पता था कि भारत समृद्ध है, धनवान है, तो वह यहाँ आक्रमण कर कर धन प्राप्त करना चाहते थे। तो तीन कारण महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। सवाल सीधे के सीधे आ सकता है कि अरबों का भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या कारण रहा। ठीक है, तो आपको ये याद, अब तो याद हो गया आपको। तो कारण पढ़ लिए, तो इन कारणों से अरबों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो अब अरब आक्रमण। ठीक है, हज़रत मोहम्मद की 632 ईस्वी में मृत्यु के बाद भारत पर अरबी आक्रमण का सिलसिला प्रारंभ होता है। तो अब 632 ईस्वी के बाद अरबों ने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। खलीफा उमर के शासनकाल में 636 ईस्वी में भारतीय प्रदेशों को लूटने के लिए मुंबई के थाना नामक स्थान पर अरबों ने आक्रमण किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। कालांतर में उमैया वंश के शासनकाल के दौरान अब्दुल्ला के नेतृत्व में अरबी सेना ने सिंध के उस पार कीरमार, सिस्तान व मकरान पर अधिकार कर लिया। खलीफा ने अब्दुल्ला को इसके आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी और अरबी आक्रमण यहीं तक सीमित रह गया। अब है दाहिर सेन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इससे अपने जीवन में भी कुछ न कुछ अवश्य सीख मिलेगी। तो दाहिर सेन 711 ईस्वी में सिंध के समुद्री डाकुओं द्वारा स्थानीय बंदरगाह देवल पर अरबी जहाज़ को लूट लिया। अरबी जहाज़ आया तो स्थानीय लोगों ने, जो डाकू थे, उन्होंने अरबी जहाज़ को लूट लिया। ठीक है, इस समय सिंध में दाहिर नामक
ब्राह्मण राजा का शासक था। दाहिर के राज्य की सीमा उत्तर में कश्मीर और पूर्व में प्रतिहारों के कन्नौज तक फैली हुई थी। पश्चिम में उनकी सीमाओं में मकरान या बलूचिस्तान का प्रदेश सम्मिलित था। दाहिर द्वारा अरबी जहाज लूटने की घटना का उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने को तत्कालीन कारण बताकर इराक के गवर्नर इजाद ने खलीफा वलीद से अनुमति प्राप्त कर चीन पर आक्रमण के लिए सेना भेज दी। तो ये महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण हो गया, क्योंकि देखिए अब वहाँ पर बंदरगाह सिंध पर जो उनका जहाज़ आया था, अरबों का जहाज़ आया, तो क्या हुआ, स्थानीय लोगों ने जो समुद्री डाकू थे उन्होंने उनका जहाज़ लूट लिया। फिर उन्होंने कुछ कार्रवाई की तो वहाँ का शासक दाहिर सेन था, उसने कुछ उन पर ध्यान न दिया और कुछ पता नहीं लगा डाकुओं का, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो इस कारण फिर उन्होंने आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया कि हमारा जहाज़ लूटा और उसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, अब प्रारंभिक 2 अभियानों में इजाज के सेनापतियों उबैदुल्लाह तथा बुदेल को असफलता का सामना करना पड़ा और दोनों मौत के घाट उतार दिए गए। देखिए दाहिर सेन इतना शक्तिशाली शासक था। इसके बाद इजाज ने अपने चचेरे भाई दामाद 17 वर्षीय नवयुवक मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। ठीक है, तो इसके बाद इन्हों को भेजा। देवल पहुँचते ही उसने नगर का घेरा डालने की तैयारी की, परंतु बीच में पत्थर की सुदृढ़ दीवार से घिरा हुआ 120 फुट ऊंचा एक विशाल मंदिर आ गया। मंदिर का एक देशद्रोही पुरोहित अरबों से जा मिला। देखिए हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था कि कुछ न कुछ अपने ही होते हैं, अपनों ने ही कुछ न कुछ गलती की है, जिसकी वजह से इतिहास में भीषण युद्ध हुए और कई हमें हार का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए कि वहाँ का देशद्रोही पुरोहित उनसे जा मिला। उसने सूचना दी कि जब तक ताबीज बंदा व लाल झंडा मंदिर पर लहराता रहेगा तब तक नगर को जीता नहीं जा सकता। शीघ्र ही मोहम्मद कासिम ने मंजनिक द्वारा इस ध्वज को गिरा डाला। ध्वज गिरने से नगर की रक्षा करने वाले सैनिक हतोत्साहित तथा अरब सेना उत्साहित हुई। ये तो वही बात हुई जिस प्रकार रावण का वध हुआ था कि इसके नाभि में बाण तीर लगने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसकी कमजोरी बता दी। उसी प्रकार इस पुरोहित ने ये कमजोरी बता दी कि मंदिर का झंडा गिरने के बाद इनकी विजय नहीं हो सकेगी। कासिम ने नगर पर अधिकार करने के बाद 17 वर्षीय से अधिक अवस्था वाले तमाम लोगों को मार डाला तथा छोटे बालक व स्त्रियों को कैद कर लिया। देखिए किस प्रकार की वह दयनीय घटना, मतलब ऐसे लोग थे। मंदिर की लूट में काफ़ी सामान हाथ लगा, जिसका 5वां हिस्सा इजाज के पास भेज दिया गया और शेष सेना में बांट दिया। इसके बाद उसने आगे बढ़कर नीरुन, सहवान और शीशम पर भी अपना अधिकार कर लिया। अंत में 20 जून 712 ईस्वी को रावर के युद्ध में भारतीय और अरबी सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। दाहिर शत्रुओं को काटता हुआ अपने साथियों सहित अरब सेना के मध्य भाग तक पहुंच गया। हाथी पर सवार दाहिर अपने सेना के साथ डटकर युद्ध कर रहा था कि अनायास ही एक तीर उसके शरीर में आ घुसा और वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर कुछ समय तक युद्ध चला और उनकी अरबों की जीत हो गई। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई सजेशन हो, सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी वजह से आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।